Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to share something important with you regarding the upcoming courses, or you can say the upcoming जो posts आपको आने वाले हैं या अभी जो आ चुके हैं आपके लिए। ठीक है, आपको पता है कि काफ़ी टाइम से डब्ल्यू एस एकेडमी को रिज्यूम नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। कुछ काम थे और उनके ऊपर जो है ज़्यादा ये टाइम चला गया। बट राइट नाउ वी आर अनाउंसिंग हम क्या करने वाले, हम रिज्यूम कर रहे हैं डब्ल्यू एस एकेडमी को, फिर से क्लासेस हम रिज्यूम कर रहे हैं। फोकस क्या रहेगा इस पे? फोकस रहेगा जो आपका JKS प्री का एग्ज़ाम होने वाला है जो डिले हो गया है। ठीक है, सेकंड जो आपके अपकमिंग NT जो आने वाले हैं या JKPSI आ जाएगा या बाकी जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो फोकस रहेगा। क्लासेस कहाँ पर होंगे? क्लासेस यूट्यूब पे होंगे। यूट्यूब पे आपके क्लासेस आ जाएंगे और क्लासेस में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। चेंजेस किस में देखने को मिलेगा? कंटेंट वाइज बहुत अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक तो मैं खुद कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ इतने सालों से, और इवन दो कि मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब के ऊपर, बट कंटेंट वाइज आई हैव वर्कड अ लॉट। सेकंड थिंग, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वो कम तो होगा नहीं, डेफिनेटली दैट विल नॉट गो डाउन, ये बढ़ता जाएगा। आपका पेपर ईजी आए, आपका पेपर टफ आ जाए, स्टिल यू हैव टू बी इन वन रेंज। आपको एक रेंज में आना पड़ेगा, तब यू आफ्टर दैट यू विल गेट क्वालिफाइड। कौन से बच्चे देख सकते हैं इसको? कोई भी देख सकता है, ठीक है, कोई भी, हर एक इसको देख सकता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनको कुछ भी समझ नहीं आता, हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है, वो यहाँ पर उनको फ़ायदा होने ही वाला है। क्योंकि आपको पता है किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, उसमें तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट चेंज किस में हम कर रहे हैं, या चेंज हम किस चीज़ रेंज में आपको किस चीज़ में हम करने वाले हैं, वो है रिगार्डिंग आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। हम टॉपिक्स की विड्थ को बढ़ा देते हैं। विड्थ का मतलब ये होगा हम टॉपिक को सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, उसके डायमेंशंस को बढ़ा देंगे, जिसको बोलते हैं आप मल्टी डायमेंशनली हम टॉपिक को देखेंगे, एक टॉपिक को लिंक करेंगे बाकी टॉपिक्स के साथ, जो कि कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हो जाएगा। डेप्थ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। टॉपिक, एक टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को बाकी किस किस टॉपिक के साथ एट द सेम टाइम पे लिंक कर सकते हो, सो दैट आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आप पेपर को हॉलिस्टिकली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हो और आप ये सोचोगे उस बुक को पढ़कर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, नहीं होगा। ये आपको पता है, आप देते आ रहे हो एग्ज़ाम्स, 2 एग्ज़ाम्स, 3 एग्ज़ाम्स, 4 एग्ज़ाम्स, 5 एग्ज़ाम्स, वैसे नहीं होगा। क्योंकि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक, वो सब कर रहे हैं। If you are solving 120 questions, 120 questions of solve करो and you are getting 80 marks, वो सबको आ रहे हैं, ये आपको मेरिट लिस्ट से पता चल रहा है। डिफरेंस कहाँ पर होता है? जिसके 90 के आसपास, 90 प्लस, 92 प्लस, 95 प्लस, वो फाइनल लिस्ट में होता है। आप JKPSI का पिछला देखो, आप बाकी जो पोस्ट्स आ चुके हैं आपके, उनको देखोगे तो जो है उनमें यही होगा। और आने वाले जो, जैसे कि आपका अगर NT आ रहा है, आपका अगर JKPSI आ रहा है, तो पिछले टाइम के कट ऑफ नहीं होगा, पिछले टाइम में जो कट ऑफ हो उससे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ओपन का 105 हो गया था फाइनल कट ऑफ, आफ्टर रनिंग 105 का कट ऑफ हो गया था, ठीक है, SI का। तो अभी ये वो और चीज़ बढ़ेगी, कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, मैटर वो करता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ इसमें माइंड में ये चीज़ रखना है कि डरना नहीं है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो डूएबल होता है, वो इजीली क्वालिफाई होता है। इजीली मैं क्यों यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? इजीली उनके लिए है जिनको पता है हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैटर करता है। कब रिवाइज़ करना है, कब कौन सी चीज़ छोड़नी है, किस चीज़ के ऊपर काम करना है, और कितना टाइम मुझे देना है, कितना सीरियस मुझे रहना है, कौन सी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेगी, सो दैट आई कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है,
ये तो हो गया यहाँ पर, ये बात आपको समझनी है। अब हम कैसे इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, हाउ वी विल स्टार्ट इट। हम यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्लास आपको यूट्यूब, मोस्ट जनरली मैं ही आपको क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। रिवीजन फॉर्मेट रहेगा। रिवीजन फॉर्मेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो टॉपिक्स कवर किए होंगे, बट अब उस टॉपिक को किस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनली और यू कैन से किस तरीके से माइंड में उस कॉन्सेप्ट को समझना, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है, क्योंकि आपको रोट लर्निंग पे नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई सब्जेक्ट, स्टार्ट आप कर रहे हो बाय लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, और आप उसी सब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, उसी सब्जेक्ट को रोट लर्निंग में कन्वर्ट करते हो। लास्ट पे आप चीज़ों को बाय हार्ट करते हो, याद करते हो, नहीं वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, और फैक्ट्स अपने आप वो याद हो जाते हैं। फैक्ट्स उसके साथ, फैक्ट्स उसका लिंक होता है उन टॉपिक्स के साथ फैक्ट का। डायरेक्टली फैक्ट पे जाओगे आपका एग्जाम नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, टेस्ट सीरीज में भी कम स्कोर आएगा, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, उससे क्या होगा, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे फाइनल एग्जाम में। रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, सर मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हर एक का एक अप्रोच होता है सब्जेक्ट को कवर करने का। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट अच्छे से किया बाकी को छोड़ा, नहीं। आपको सिलेबस के ऊपर कंप्लीट फोकस रहना चाहिए। और दूसरा ये कि जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये मैं बोल रहा हूँ आपके, जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की फिर ज़रूरत उतनी नहीं होती है। अगर आप कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, आपको कॉन्सेप्चुअली उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग है, या हिस्ट्री में पूरी अंडरस्टैंडिंग है, आप जब टेस्ट दे दोगे या कोई भी क्वेश्चन करो, आप जब भी क्वेश्चन उठाओगे उस टॉपिक के रिगार्ड, आपका वो सॉल्व हो जाएगा। किसी भी साइड से देखोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से बिठा के रखा है माइंड में, आप वो अप्लाई कर पा रहे हो। दैट मीन्स उस टॉपिक के ऊपर आपको एनर्जी यूज़ नहीं करनी है। अब क्वेश्चन 2000, 3000, 4000 उस बुक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, वो टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, उसको कैसे कर सकते हैं, आपको विद टाइम के साथ, विद टाइम जो जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, रिवीजन आपको करना है टाइम के साथ साथ, वो चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम किस तरीके से रिवाइज करेंगे, वो मैंने कंटेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कंटेंट मैंने बनाया, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं। जो पॉसिबल हो जाएगा हैंड रिटन नोट्स पे भी करेंगे, जहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा पीपीटी या पीडीएफ आ जाए, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना, और वो सारा कंटेंट याद भी होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब आपको आ जाएगा हाई क्वालिटी कंटेंट, और ये कंटेंट जो होगा ये होगा टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब अगर पीडीएफ पे कोई चीज़ आपको आएगा, आप ये समझो कि सर ने अगर ये डाला, ये क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा गया है, ये ऑलरेडी पूछा, बस वो उस तरीके से आप देखो। जो भी मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, जो भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप ये समझो कि जब मैं वो पीपीटी आपको टेलीग्राम पे या पीडीएफ शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको ये माइंड में इसको क्लियर करना है कि ये पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में, तब ही पीपीटी पे वो चीज़ें लाई गई है, ना कि एक्स्ट्रा चीज़। टॉपिक्स को कैसे मैं क्लियर करूंगा, आपको टॉपिक्स को मैं जो भी कोई भी टॉपिक आप समझोगे उसको मैं आपको बैकग्राउंड पे लेना ज़रूरी है, बैकग्राउंड के साथ लिंक करना टॉपिक को, तब आपका टॉपिक याद रहेगा। नहीं तो आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा। ये एक पुरानी, ये एक ओल्ड एज टेक्निक है, और जो एग्ज़ाम जो स्टडी में ये अप्लाई होता है, ये स्टडी में अप्लाई होता ही है। जब तक आप किसी भी चीज़ को किसी के साथ लिंक नहीं करोगे, लिंकेज नहीं बनाओगे, तब तक टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं। उस टाइम पे याद रहेगा, उस टाइम पे जब मैं बोलूँगा 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, अगले दिन मैं बोलूँगा, आप उसको क्विकली रिकॉल नहीं कर सकते। मतलब टॉपिक की लिंकेज जो होती है वो आपका प्रीवियस, वो आपको बैकग्राउंड को के साथ लिंक करना है, तो अपने आप वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं आपको नॉलेज बेस बढ़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा काम है। मुझे पता है कहाँ कहाँ किन किन कौन कौन से स्टैंडर्ड सोर्स हैं, किन सोर्स से आपको फ़ायदा होगा, ये मेरा काम है, ठीक है। ऑलरेडी आपने मेरे पास इससे पहले पढ़ा भी है, कंटेंट वाइज समझा भी है, वो आपको पूरा पता है, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि नॉलेज बेस को मैं आपको बढ़ा दूंगा 110%। पीडीएफ, सेम पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर होगी, सेम पीडीएफ उसी टाइम देखो, 2 दिन के बाद देखो, 10 दिन के बाद, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ही माइंड में पूरा जो है कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको माइंड में ही रहेगा, वो पूरा माइंड में रहेगा, ठीक है। दूसरा,
स्टैंडर्ड बुक्स को ही मेनली, स्टैंडर्ड बुक्स के ही ऊपर फोकस रहेगा, स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर ही फोकस रहेगा ज़्यादा। मतलब क्या है, मतलब पढ़ा तो है मैंने स्टैंडर्ड बुक सपोज, मतलब कॉन्सेप्ट्स को मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी जैसे कि क्लास 6 वाला बच्चा होता है ना, क्लास 6 में मतलब 12 साल का होता है या 10 साल का या 15 साल का, और उसको कोई चीज़ समझाओगे, आप कैसे उसको समझाओगे? आप उसको समझाओगे कैसे? आप उसको समझाओगे बिल्कुल आसान भाषा में, उसको वो चीज़ समझ में आ गई। आप उसको कॉम्प्लिकेट तो नहीं करोगे ना, घुमा फिरा कर उसको लास्ट पे बात समझ ही नहीं आएगी, वो हम नहीं करेंगे। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट को ऐसे बताऊंगा कि आपको याद रहेगा वो। इसलिए मैंने पहली स्लाइड में बोला था, या पहली 2 मिनट के अंदर अंदर आपको एक बात बताई थी मैंने, वो ये है कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री है, बायो है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक हैं, ठीक है, आपका इंग्लिश है, आपका मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, वो आपको बिल्कुल बेसिक से कवर हो जाएगा। और हमेशा कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो, वो बेसिक्स पे ही होता है। कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आप दो, इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम दो, वो बेसिक्स के साथ लिंक होता है, कि डेली लाइफ के साथ लिंक होता है, ठीक है। तो वो हम कवर करेंगे। और वो ज़माना चला गया कि आप मार्केट में जाओगे, वहाँ पर कोई बुक आप लाओगे 50-60 पेज की या 200-300 पेज की, उसको पढ़ के जाओगे, सारे कॉम्पोनेंट्स उसमें होंगे, फिर क्लियर पढ़ोगे तो वो हो जाएगा एग्ज़ाम। नहीं होता है मेरे भाई। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब ये क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम करें, एक क्वेश्चन में 3-4 टॉपिक्स आते हैं, एक क्वेश्चन बनाया, 4 ऑप्शंस दिए हैं, वो 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब कंफ्यूज हो, इसका कौन आएगा, इसका कौन आएगा। क्वेश्चन जो इजी होता है वो सब करते हैं, ये पहले ही माइंड में रखो। किसी को 120 में से 50 आते हैं, किसी को 120 में से 70 आते हैं, किसी को 120 में से 75 आते हैं, किसी को 120 में से 80 आते हैं, वो सबको ठीक होता है ना, वो सबको। फिर ये 40 मार्क्स कहाँ जा रहे हैं? ये वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको डिमांड कर रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के ऊपर होना ज़रूरी है। आप आर्टिकल्स तो पढ़ रहे हो, ए एन दी आर्टिकल्स आपने पढ़ा, वो ये, लेकिन इसमें आर्टिकल्स में एक्सेप्शंस इतनी है कि जो आपको याद होना ही चाहिए। और एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर उसी पे क्वेश्चन बना लेगा। दूसरा, आपको क्या करना, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी और डेप्थ में जाएंगे। अब आप बोलोगे सर हमें पीएचडी तो नहीं करना है, एमएससी तो नहीं करना है यहाँ पर, नहीं, उस डेप्थ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम की नीड क्या है, एग्ज़ाम की नीड क्या है। एग्ज़ाम की नीड के हिसाब से हम डेप्थ में जाएंगे और हम टॉपिक्स को कवर करेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, उसकी विड्थ को हम बढ़ा देंगे। विड्थ का मतलब होता है पर्सपेक्टिव्स को बढ़ा देंगे। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, जब मैं क्लास आपको दे दूंगा। और मेरा फोकस रहेगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, यूट्यूब चैनल पे ही आपको चीज़ें याद हो जाए। वो मैं क्यों कोशिश करूँगा? क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा किस तरीके से हमें अप्रोच करना है एक टॉपिक के अंदर। टॉपिक को टाइम लग सकता है कवर करने में, मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, ये पहले माइंड में आप रखो। क्यों नहीं करता हूँ मैं फास्ट? क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं रश करूँगा, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, मुझे पता है उससे कोई आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो ऑलरेडी बहुत आपने पढ़ा है, उससे पहले भी वो टॉपिक सुने होंगे, यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा। नहीं, मेरा सेटिस्फेक्शन और आपका रिज़ल्ट अच्छा निकलना वो इस पे डिपेंड करेगा कि मैं किस तरीके से रश ना करूं। रश मुझे नहीं करना है टॉपिक को टाइम लगे एक्सप्लेन करने में, या अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर 5 लेक्चर्स हैं, क्यों ना 6 दे दूँ, क्यों ना 7 दे दूँ, क्यों ना 8 दे दूँ, वो मसला नहीं है। क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस टॉपिक के ऊपर इन्वेस्ट किया तो ठीक है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर आपको कर रहा हूँ। हाउ टू रिवाइज, आपको सेम कंटेंट करना है रिवाइज, कुछ भी नहीं करना है। उसी कंटेंट को बताऊंगा मैं, वो रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे करना है, बट सेम कंटेंट को रिवाइज करना जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? उससे ये फ़ायदा होगा, जो हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आपको, वो फ़ायदा होगा अगर किसी को मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, कोई 70s पे अटका हुआ है, कोई 80s पे अटका हुआ है, कोई 80 से ऊपर ही नहीं जा रहा है, 82 से ऊपर ही नहीं जा रहा है, 83 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। हर एग्ज़ाम में पिछले 3-4-5 एग्ज़ाम्स में गैप रहता है। कितना गैप रहता है? 5-6 मार्क्स, 5-6 मार्क्स, 7 मार्क्स। वो तब तक इंप्रूव नहीं होगा जब तक थोड़ा सा नॉलेज बेस नहीं बढ़ेगा। और नॉलेज बेस कहाँ से बढ़ाना है? नॉलेज बेस आपको बढ़ाना है हर सब्जेक्ट को आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में, हर कंपोनेंट में अगर आप 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा खींच रहे हो ना, तो वही आपके 8-10 मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप क्रैक कर सकते हो।
आया समझ। तो 70 पे आप प्लस 90 पे सीधे जाओगे। आपने देखो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एग्जाम में 70 लाए, 2-3 एग्जाम में 70, 75, 80, फिर वो ड्रास्टिकली 90s 100 में चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन उन्होंने काम किया होता है उस चीज़ के ऊपर जो उनको पता है क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, एग्जाम लेवल को देखकर जितना मुझे समझ आ रहा है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो बढ़ानी है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ना कि हाई फाई नॉलेज नहीं, हाई फाई नॉलेज नहीं। मैं बोलूँगा आपको फॉर एग्जांपल कि मुझे बताओ कौन कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आप बोलोगे सर बैक्टीरियल डिजीज़ जो है फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है। अच्छा मुझे बताओ कि ये किससे होता है। आप बोलोगे सर ये एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। आप बोलोगे सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलूँगा आपको, मुझे बोलो क्या, ये तो आपको पता है ना, क्या टीबी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है, अगर है उस वैक्सीन का नाम बताओ। ये नॉलेज अगर आपने छोड़ दी ना, मतलब ये नहीं पढ़ा, मतलब आप इनकम्प्लीट नॉलेज है, आपकी इनकम्प्लीट नॉलेज है उस चीज़ के ऊपर। फिर मैं बोलूँगा अच्छा मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीबी के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स लिए उसने। आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता, मतलब आपने करंट में पता ही नहीं चल रहा है कि इंडिया में केसेस, तो मैं नहीं बोलूँगा कितने केसेस हैं, बट क्या इंडिया में अभी स्टिल ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। आप बोलोगे यस सर है। फिर गवर्नमेंट तो कुछ स्टेप्स लेता होगा, स्टेप्स को मत रखो याद, बट इतना रखो याद, हाँ गवर्नमेंट ने बोला हम 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर। अरे बस क्या वैक्सीन है कोई, हाँ सर वैक्सीन है, बोल सकते हो कोई भी वैक्सीन आप बोलो, सपोज मैं बोलता हूँ BCG है। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे ज़रा ये बताओ कि जो टीबी हो रही है क्या ये स्प्रेड होती है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ। एक पर्सन को अगर टीबी हो रहा है क्या दूसरे पर्सन को होता है, स्प्रेड होता है। अगर होता है तो बोलोगे यस, अगर नहीं होता तो बोलोगे नो। अगर होता तो यस, मैं बोलूँगा कैसे होता है। आप बोलोगे सर इससे होता है, वाटर ड्रॉपलेट से होता है, एयर ड्रॉपलेट से हो जाता है। ठीक है आया समझ। फिर मैं बोलूँगा वायरस मुझे बताओ वायरस क्या होता है। आप बोलोगे सर वायरस जो होता है ये भी, इससे भी डिजीज़ होते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो या ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होती है, बीमारी होती है, डिजीज़ होती है। कौन सी डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़। फिर मैं बोलूँगा अच्छा मुझे बताओ वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। पता क्यों नहीं है, अगर आप वायरस पढ़ रहे हो, बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, बेसिक क्या है इसका, बेसिक इज़ अबाउट व्हाट इज़ वायरस एंड व्हाट इज़ बैक्टीरिया। वायरस जो होता है वो जिंदा नहीं होता है, बॉडी से बाहर एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब किसी होस्ट के अंदर चला जाता है वो एक्टिवेट होता है, वो अपना काम करना शुरू करता है। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसको बेसिक्स बोलते हैं। मैंने कुछ भी नहीं बोला इसमें एक्स्ट्रा, मैंने कुछ भी हाई फाई नहीं बोला कि जिससे आप बोल सकते हैं हम MBBS पढ़ रहे हैं, जिससे आप बोल सकते हैं हम MSc बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। नहीं, ये है, इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। सो दैट ये मैं इसलिए बोला, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हो जाएगी वो आपको समझ में आएगा। आया समझ। ये मैंने एक एग्जांपल समझाया, मतलब क्या है, आपको बेस बढ़ाना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने आपको मन लगेगा ना, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। अदरवाइज आप बुक को पढ़ रहे हो और फिर पूरा दिन आप पढ़ रहे हो, शाम को मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे क्या पढ़ा दिन में, सर हमने ये पढ़ा, मुझे समझाओ क्या पढ़ा, तो आप बोल ही नहीं पा रहे, मतलब वो पूरा दिन वेस्ट है। ये आप इस तरीके से समझो। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ये मैं करवा दूंगा, वो टेंशन नहीं है, वो मसला नहीं है। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, आपका अप्रोच क्या रहेगा या हम क्या किस तरीके से, रोड लर्निंग पे नहीं जाना है। अगर आप बाय हार्ट चीज़ों को करोगे आप कितनी चीज़ों को याद रखोगे, लेकिन जब आप अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, मतलब आप पेपर में भी अच्छा पेपर करोगे। लेकिन जब आप याद करके जाओगे, फैक्ट्स कुछ फैक्ट्स होते हैं जो याद करने, लेकिन डायरेक्टली फैक्ट्स आप याद कहाँ से करोगे, जब तक थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके आसपास अराउंड जो इन्फॉर्मेशन होते वो तब तक नहीं याद रहेगा आपको डायरेक्ट, और आपका माइंड उस तरीके से चीज़ें काम नहीं करता है। ठीक है, अपने नोट्स बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। जो काम ये कर रहा है इसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स बोलते हैं। जो भी स्टूडेंट ये काम करे उसके लिए फिर जो है बहुत इजी हो जाता है क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, क्योंकि रिवीजन आपको करना होता है। रिवीजन कौन करेगा, आ रही बात समझ, रिवीजन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद रिवीजन प्लान होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आप स्टार्ट करो। ठीक है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। पेपर को सॉल्व करने का स्किल, आपने तो कॉन्सेप्ट्स लिए, आपने तो कंटेंट भी जमा किया, समझा भी, नोट्स में भी डाला, लेकिन अब पेपर को कैसे सॉल्व करना, उस चीज़ को कैसे डालना है वो भी सीखना है, क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं होता है। आया समझ।
दूसरा ये है कि जिसको भी लग रहा है कि हमारा हमसे नहीं हो रहा है या हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रिस्टार्ट करना ज़रूरी है, बट सीरियस तरीके से रिस्टार्ट करना है। एक तो आपको फेथ रखना है, दूसरा आपको रिस्टार्ट करना है कि अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँ मेरा ये हो जाएगा। जो चीज़ें पहले कर चुके हो वो रिपीट नहीं करनी है। रिपीट क्यों नहीं करना है, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनली जो है आप फिर आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे, बोलोगे मेरा हो ही नहीं रहा है। बट अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, कभी आपके 75 आ गए, फिर 80 आ गए, फिर 82 आ गए, तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ फाइनली आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कनेक्ट कहाँ से होना, आप यूट्यूब के साथ फिलहाल कनेक्ट हो जाओ। हम यूट्यूब पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस कब से आएंगे, क्लासेस जो हैं या तो कल से आएंगे या परसों से आ जाएंगे। इसके पीछे रीज़न है कि कंटेंट जो होता है उसको ये किया जाता है, मॉडिफाई इन द सेंस कि एक PDF पे लाया जाता है और उसको एक साथ जो है आपको फिर मिलना भी चाहिए वो कंटेंट। कोशिश करना कि कंटेंट को सुनना अच्छे से यूट्यूब के ऊपर, फोकस के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, बट पहले सुनोगे किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, क्या समझना आपको क्या नहीं। ये मैं क्यों बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम की नीड को भी समझना होता है। मतलब ये है कि आप एक समंदर में हो, समंदर में इन द सेंस जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उनसे आपको आगे जाना है। तो अरे बात समझ, तो दैट में आपको उतना सीरियसनेस भी होना चाहिए, सीरियसनेस का होना ज़रूरी है। तो अगर आप लाइटली ले रहे हो चीज़ों को तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये तो ऑलरेडी मैंने सारा बताया, ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा करने की फिर ज़रूरत नहीं, जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होते फिर क्यों क्वेश्चन आप करोगे, टाइम क्यों वेस्ट करोगे क्वेश्चन को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं उसको क्यों 2-3 हज़ार टेस्ट देने हैं या 10-30 टेस्ट लिखने हैं राइटिंग कर रही है। ठीक है, जिसको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर, उसको क्यों MCQs फिर 500-600 MCQs करने, नहीं 500-600 MCQs को तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि वो रिवाइज कर ले चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है आया समझ। तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ टाइम MCQs को करना पड़ता है, बट पहले आपका एक नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए, आपका एक थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है आपका वो तब तक नहीं आएगा। थ्रेशोल्ड का मतलब एक लेवल पे आप आ जाओगे कि आपको वो जो ही वो लेवल क्रॉस हो जाएगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम सामने आने वाले हैं वो सारे लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। वो थ्रेशोल्ड आपको तब तक नहीं आएगा जब तक अपना नॉलेज बेस आपका नहीं बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। ना कि आप एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ोगे और बोलोगे कि नहीं अब मेरा नॉलेज बेस बढ़ेगा। एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना और चीज़ों को समझना वो दैट्स डिफरेंट। आप देख लेना, जो बच्चों के पास बहुत कम बुक्स होती है वो क्वालिफाई करते हैं, और जिसके पास बुक्स का वो भंडारा रखा होता है वो नहीं होता, क्योंकि उसको वो कंफ्यूज होता है, वो चीज़ पढ़ो या ये चीज़ पढ़ो या ये चीज़ पढ़ो। ऐसा समझ। तो एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स, बट वो सोर्स क्वालिटी वाला होना चाहिए। जनरली आज के टाइम पे जिस हिसाब से JKSSB क्वेश्चंस पूछ रहा है, JKS का तो आपको पता है कि वो इसका स्टैंडर्ड ठीक ठाक अब हो रहा है। JKSSB का स्टैंडर्ड भी अब बढ़ रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, जिससे वो 10-30-40 क्वेश्चंस को टफ बना रहे हैं, जो बच्चे फिर उसी में से फंस जाते हैं। तो वो मतलब ये है कि उससे ये पता चलता है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आप स्टैंडर्ड बुक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब जो मार्केट में काफ़ी फेमस बुक्स होती है, जिसको पढ़ के आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए, कितना भी टफ पेपर बनाए या कितना भी क्या बोलते उसको 10 क्वेश्चंस पूछे, 10 के 10 क्वेश्चंस उसी बुक से निकलने चाहिए। आया समझ। तो मैं वो टच आपको दे दूंगा किन का, जो स्टैंडर्ड बुक्स का। ठीक है, वो आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो PDF पे आ जाएगा आपको वो समझो, वो ऑलरेडी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पर आया है, ऑल इंडिया लेवल पे आया है, JKPSC में आया है, बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स में आया है, जो बाकी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब क्या है, मतलब कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं, वो ऑलरेडी PPTs पे या PDFs पे आपको देखने को मिलेगा। PDF आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। उस PDF में मैंने स्पेस भी दिया है, मैंने कंटेंट को उस तरीके से नहीं बनाया है कि आप मतलब मैंने गैप दिया। अगर मैंने ये लाइन लिखी थोड़ा सा बीच में गैप है, सो दैट जब अगर आप रिवाइज भी करोगे, आप उसको अपना ऐड तो मैं नहीं बोलूँगा, बट अपने वर्ड्स में लिख सकते हो उस लाइन को शॉर्ट में। फिर अगर आपको रिवाइज करना, सेम उसी PDF में आपको लिखना, अपने पेन से लिखोगे, प्रिंट निकालोगे अपने पेन से लिखोगे, जो आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है,
तो ये इसलिए मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, हम मॉडर्न कवर करेंगे, कंप्लीट मॉडर्न एक ही पार्ट नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ही नहीं होता, वो तो है, वो तो कोर होता है मॉडर्न का। बट जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिन जिन एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पोर्शंस कवर हो जाएंगे। हम एंशंट को भी कवर करेंगे, हम मिडिवल को भी कवर करेंगे, हम आर्ट एंड कल्चर को भी, साइंस एंड टेक को भी, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी, हम इकोनॉमिक्स को भी, हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट को भी, एंड वी विल आल्सो कवर करंट अफेयर। अब देखो 339 हो गया ये वाला पोर्शन। ये करंट अफेयर को मैं सर्कल कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में। क्या एक्चुअल में, अगर आपका फाउंडेशन ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक आपका ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपका ठीक है, पॉलिटी आपका ठीक है, तो अब क्या होगा? अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? वो पॉलिटी के स्टैटिक से पूछेगा, लेकिन स्टैटिक से करंट से क्यों नहीं पूछेगा? वो करंट में देखेगा क्या चल रहा है और उसी को स्टैटिक से पूछेगा। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस की बात चल रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन आप स्टैटिक से कवर करो, स्टैटिक से कवर कर दिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आ रही बात समझ? जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी ये हो गया, रिटायर हो गया, चंद्रचूड़ जो था, ठीक है, उसका टेनवर खत्म हो गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वही करंट अफेयर बन गया, क्योंकि न्यूज़ में है और उसके बाद नया आया है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर? वो पूछेगा, वो डायरेक्टली जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेनवर कितना होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एज क्या होती है, क्या कोई एज लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस क्या है। मतलब बन गया आपका करंट, बन गया आपका करंट का टॉपिक स्टैटिक के साथ लिंक किया जाता है। तो दैट मीन जब आपका फाउंडेशन ठीक होता है, आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होता है, आपको करंट पे उतना फोकस नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ देखना है कि करंट में क्या चल रहा है, कौन आया है करंट में। आप बोलोगे कि सर करंट में आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बस आप जाओ स्टैटिक टॉपिक के ऊपर और वहाँ से करंट अफेयर, वहाँ से उस टॉपिक को कवर करो। गवर्नर अगर न्यूज़ में है, जैसे कि यहाँ पर है आर्टिकल जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 के बारे में अभी बात चल रही है असेंबली में, तो आपको क्या पूछे? दैट इज स्पेशल स्टेट्स की बात चल रही है। तो बाकी स्टेट्स में जिसको स्पेशल स्टेट्स है, फ्रॉम आर्टिकल 371 से लेकर 371J तक, जो स्टेट्स आ रही हैं, गुजरात आ रहा है या महाराष्ट्र आता है, नागालैंड आता है, वो सभी वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो 370 जम्मू कश्मीर का था, अब वो 370 नहीं है, लेकिन बाकी जो आ रहे हैं वो 371 से 371J में आ रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू कवर द करंट अफेयर। ठीक है, समझ आया? क्लासेस जब आप दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो होप नहीं हारनी है आपको, बिल्कुल ये अपना हार्ट लूज़ नहीं करना है या परेशान नहीं होना है। मैं ये बात सच बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि कभी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ, आपके फेवर में रिज़ल्ट नहीं आते, डेफिनेटली नहीं आता है। उसमें बड़ा एक ये रीज़न होता है कि आपने उस चीज़ को समझा नहीं होता है, उस चीज़ को कि एग्ज़ाम क्या बोल रहा है मुझसे और क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा ये होता है आपको डर होता है, डर इस चीज़ से होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा मेरा, नहीं हो जाएगा, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तीसरा ये होता है अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे ये चीज़ें समझ आ रही है, और अगर मुझे समझ आ रही है क्या मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना। बाकी नहीं मैं बोल रहा हूँ आप दिन रात 24/7 पढ़ो, नहीं, वो नहीं होता है। 4-5 आवर आप पढ़ो सुबह, 1-2 आवर आप पढ़ो शाम को, 6 से 8 घंटे पढ़ो, बट वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या है मेरा? प्रोडक्ट का मतलब होना क्वालिटी काम करती है। अगर मैं आपको यूट्यूब पे 3 आवर का कोई लेक्चर दे रहा हूँ, वो 3 आवर किसका होगा? कोई टॉपिक हो या कोई सब्जेक्ट होगा, उसमें मैं कुछ चैप्टर 3-4 चैप्टर सपोज कवर करूँगा 2-3 घंटे में, या 5-6 या 7-8 चैप्टर्स कवर करूँगा रिवीजन के परस्पेक्टिव से। मतलब जब आप वो 3 आवर एक ही फोकस में देते हो ना, एट ए टाइम देते हो 3 आवर, आपका पूरा दिन निकल जाएगा अच्छा, और आपको ये लगेगा मैंने प्रोडक्टिव 3 आवर्स की स्टडी की। और अगर आप सुबह बैठते हो शाम तक और आप 2 चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो शाम तक, वो पूरा दिन आपका वेस्ट चला जाता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने टाइम के ऊपर पूरा वॉच रखना है। वॉच मतलब होता है नज़र रखनी है कि एक्चुअल में मैं स्टडी कितने टाइम तक करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज बात की है यूट्यूब के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखना है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी हिस्ट्री हो, जो भी पढ़ाऊँगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी वो वीक नहीं रह सकता, वो नहीं रहेगा आपको वीक।
वो आप अच्छे से करोगे, वो आप अच्छे से करोगे। एक तो मुझे एक्सपीरियंस, दूसरा मैंने देखा है एग्जामिनर चल क्या रहा है, एग्जामिनर के माइंड में कैसे वो खेलता है बच्चों के साथ। तीसरा ये है कि मैं उस चीज़ को आपको अच्छे से ईजी भाषा में समझा सकता हूँ। बस शॉर्ट में पढ़ाई का मतलब क्या है, किसी चीज़ को इस तरीके से समझो जो अब डेली लाइफ के साथ आपके साथ चल रहा है, बस बात ख़त्म। सपोज मैं पढ़ रहा हूँ नियर फील्ड डिवाइसेस, आपको एग्जाम्पल से नियर फील्ड डिवाइसेस, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। व्हाट इज़ नियर फील्ड डिवाइस, नाम से नियर फील्ड डिवाइस, ठीक है। जो नज़दीक वाली डिवाइसेस होती है, दैट इज़ ये वायरलेस है। हाँ सर वायरलेस है। तो हम क्या करते हैं वायरलेस में, मतलब ऐसे कौन से डिवाइस हम यूज़ करते हैं? सर हम फ़ोन पे करते हैं, हम जी पे करते हैं। हम फ़ोन को लेते हैं जी पे के थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर्स दूर होता है, वो थोड़ा सा पास लेते हो और हम उसको QR कोड को रीड कर पाते और हम पेमेंट करते। अच्छा सर यही नियर फील्ड हो गया, हाँ यही नियर फील्ड हो गया, आया समझ? तो हो गया डेली लाइफ के साथ। फिर आप बोलते हो कि सर अच्छा ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल, ठीक है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है लेकिन वो इंटेलिजेंट है। सर इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट ह्यूमन है सबसे ज़्यादा। अच्छा तो आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं? किसी न किसी आर्टिफिशियल चीज़ को हमने इंटेलिजेंट बनाया। सर किस आर्टिफिशियल चीज़ को इंटेलिजेंट? अरे मशीन को हमने बनाया। जब हम मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं वो बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे? मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और वो प्रोग्रामिंग कौन करता है? वो ह्यूमंस करते हैं। बात खत्म, हो गया ये कॉन्सेप्ट, बस यही है, ये ही है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो साइंस एंड टेक हो, वो कोई भी चीज़ हो। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को और डेप्थ में जाना है इन 2-3 सालों से काफ़ी, हर एक साइड से। ना कि सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए मुझे आपको पढ़ाना है, वो तो डेफिनेटली वो बाई प्रोडक्ट है उसका जो मैंने सीखा, बट मुझे स्टार्टिंग से ही सीखने का ये है शौक है, स्टार्टिंग से ही अवेयर होना, चीज़ों को समझना। फिर कहाँ ज़रूरत लगेगा, वो टाइम की बात होती है, ठीक है, वो टाइम की बात है, आप तक भी पहुंच जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ना टॉपिक को, आपको बहुत अच्छा फील क्या लगेगा आपको। अब वापस रिकवर करोगे अपने प्रेपरेशन में, जिन्होंने अभी प्रेपरेशन को छोड़ा हुआ है, और आप compete कर सकते हो उन स्टूडेंट्स के साथ जो ऑलरेडी 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं या आपसे आगे जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आपको भी वो एग्ज़ाम देना और वो भी दे देंगे, आप स्टिल क्वालिफाई करोगे, ये गारंटी है। NT के आने वाले तैयारी आप अगर अभी से जुड़े रहते हो प्रेपरेशन के साथ, इसके साथ, यूट्यूब के साथ, मैं गारंटी देता हूँ आपका NT वो केक जो होता है ना, ठीक है, पीस ऑफ केक जैसा लगेगा। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से लाएगा क्वेश्चन? हाँ कमी वहाँ पर ही होती है जहाँ पर आपने टाइम स्पेंड नहीं किया होता या अंडरस्टैंड नहीं किया, तब वो बड़ा ये बोरिंग लगता है। तो ये सेशन ज़रूरी था आपको देना, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड हाउ वी विल डू द थिंग्स, ठीक है, हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे। क्यों PPTs क्यों आएंगे आपको, ये PDF क्यों आएगा? ये मैं फिर से बोल, PDFs इसलिए आपको आ जाएंगे क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कंटेंट ज़्यादा मतलब होने का मतलब कवरेज, मैंने पहले ही बोला आपको, मैं आपको टॉपिक्स की विड्थ बढ़ा दूंगा, ये मेरा काम है टॉपिक्स की विड्थ को बढ़ाना, ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से। तो वो पॉसिबल नहीं होता हैंड रिटन में लिखना। अगर मैं हैंड रिटन लिखूंगा तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, फिर तो मैं दिन में कुछ ही टॉपिक्स लिख पाऊंगा, ठीक है, या रात को कुछ ही टॉपिक्स। लेकिन जब PPT पे आ जाता है, PPT पे बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, और आपको समझ वैसे आएगा जैसे कि मैंने बोला 6th वाले बच्चों को समझाते हैं, वो उस तरीके से उसको समझाते हैं, आया समझ? उसी तरीके से। तो आपको क्या करना है, खुद आपको सबसे पहला पॉइंट, माइंड रिसेट करो। माइंड रिसेट कैसे करोगे? माइंड को रिसेट करना है कि आपको ये चीज़ बोलना है कि हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा अगर हमें लाइफ में जॉब चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जो हुआ पीछे सो हुआ, माइंड से निकालो, बैक नहीं जाना है। अगर आप बैक जाओगे वो आपकी एफिशिएंसी को कम करेगा। रिस्टार्ट का मतलब क्या था? पीछे छोड़ो जो हुआ, बट आगे वो चीज़ रिपीट नहीं करनी जो आपको पीछे लेकर जाएगा। पिछला वाला चीज़ें छोड़ो। तीसरा, माइंड को क्लियर करो। क्लियर क्या मतलब क्या होता है? अपना विजन बढ़ाओ। विजन ये बढ़ाओ कि बोलो कि जॉब ही है ये, और कोई तूफान तो नहीं है, क्यों नहीं होगा मेरे से,
10th में मैंने इतनी रैंक लाई है, 10th में मैंने 90% 95 लाए हैं, 12th में मैंने 95% लाई है, ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े कॉलेज से मैंने पढ़ा है। ये क्या मसला है, JK SSB का एग्ज़ाम ही तो है, मामूली सा एग्ज़ाम है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसमें अटकना नहीं है, चलना है। चौथा ये है कि जॉब मुझे चाहिए, क्यों चाहिए मुझे सोसाइटी में जो है अच्छी सी जो है अच्छे तरीके से रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तीसरा, मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए। सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को। आप क्या फ़ायदा दोगे उनको, वही कि मेरी सिलेक्शन होगी, और वो मोमेंट जो है वो आप लाइफ में कभी नहीं ला सकते हो। सिर्फ वही उसी टाइम पे जब आपकी जॉब लग जाएगी, वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है, वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।